नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। विवादित दक्षिण चीन सागर में एक अमेरिकी ड्रोन जब्त करने की वजह से चीन और अमेरिका के बीच एक बार फिर से तनाव बढ़ गया है। हालांकि चीन ने बाद में पानी के नीचे चलने वाले इस ड्रोन को लौटाने का फैसला किया, लेकिन इस बीच अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणियों को दोनों देशों के खराब होते रिश्तों की बानगी के तौर पर देखा जा रहा है। पिछले कुछ सालों में दक्षिण चीन सागर दोनों देशों के बीच में विवाद का केंद्र रहा है। 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के नए राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे। उनकी चीन विरोधी रुख जग जाहिर है। इसी के मद्देनजर कहा जा सकता है कि दक्षिण और पूर्वी एशिया अगले कुछ सालों विवाद का घर बने रहेंगे। विशेष में आज हम बात करेंगे हालिया ड्रोन विवाद की, इसे लेकर चीन के आरोप की और चिंताओं की, और साथ ही बात होगी दक्षिण चीन सागर में विवाद की दूसरी वजहों की। इसके अलावा हम बताएंगे क्यों दक्षिण चीन सागर इतना खास है। तो आइए शुरू करते हैं विशेष। विवादित दक्षिण चीन सागर में एक अमेरिकी पनडुब्बी ड्रोन जब्त करने की वजह से चीन और अमेरिका के बीच एक बार फिर से तनाव बढ़ गया है। हालांकि चीन ने बाद में पानी के नीचे चलने वाले इस ड्रोन को लौटाने का फैसला किया, लेकिन इस बीच अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणियों को दोनों देशों के खराब होते रिश्तों की बानगी के तौर पर देखा जा रहा है। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अमेरिकी ड्रोन मामले को बातचीत के जरिए सुलझा लिया गया है। हालांकि विदेश मंत्रालय ने विस्तृत ब्यौरा नहीं दिया है, लेकिन माना है कि 20 दिसंबर की दोपहर को अमेरिकी ड्रोन लौटा दिया गया है। ये ड्रोन समुद्र के अंदर टोह लेने के अलावा कई जानकारियां जुटाने में सक्षम है और दक्षिण चीन सागर में एक अमेरिकी सर्वेक्षण पोत से परिचालित किया जा रहा था। इसे लेकर अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर आरोप लगाया कि चीन ने अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र से अमेरिकी नौसेना के एक अनुसंधान ड्रोन को चुरा लिया है। अमेरिका का आरोप था कि चीन की ये कार्रवाई गैर कानूनी है। 那么经过核查，认定这是美方的无人潜航器之后呢，中方决定通过适当的方式移交美方。那么根据我的了解，我刚才也提到了，中美双方呢正在通过两军的渠道保持着。 चीन का कहना है कि अमेरिका का ये अंडर वाटर व्हीकल समुद्र के भीतर मौजूद हाइड्रो इंटेलिजेंस और तापमान से जुड़ी जानकारियां हासिल करने में सक्षम है। इसमें ऐसे उपकरण लगे हैं जो सैन्य इस्तेमाल से जुड़ी खुफिया जानकारी भी हासिल कर सकते हैं। अमेरिका इस तरह के ड्रोन्स का इस्तेमाल समुद्र में पनडुब्बियों की गतिविधि से जुड़ी जानकारी हासिल करने के लिए करता रहा है। दक्षिण चीन सागर के रणनीतिक महत्व और चीन के पड़ोसी देशों के साथ विवाद के मद्देनजर जासूसी के आरोप दरकिनार नहीं किए जा सकते। चीन के मुताबिक ये इलाका नेवी सबमरीन्स और परमाणु पनडुब्बियों के आवागमन के नजरिए से काफी अहम है। 这个有关事件的处理呢，表明中美两军还是有着比较顺畅的沟通渠道的。我们认为这样的一种沟通渠道呢，是有利于及时沟通、及时处置突发事件，防止误判误解的。 19 दिसंबर को ही चीनी रक्षा मंत्रालय के हवाले से खबर आई कि अमेरिका और चीन के बीच ड्रोन वापसी को लेकर बातचीत हो रही है। इसके बाद 20 दिसंबर की दोपहर को चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका के साथ दोस्ताना विचार विमर्श के बाद अंतरजलीय ड्रोन वापस लौटा दिया गया है। हालांकि अमेरिका ने कहा है कि वो घटना से संबंधित जांच जारी रखेगा। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ट्वीट किया कि हमें चीन को बता देना चाहिए कि उनके द्वारा चुराया गया ड्रोन हमें वापस नहीं चाहिए, इसे वो ही रख लें। इस पर चीन ने अपनी आपत्ति जाहिर की है। 首先，我想说，我们非常不喜欢“偷”这个字儿，而且这个词是完全不准确的。那么，至于当时具体的细节或者情景，你从国防部发言人的答记者问当中应该看得很清楚。中国的海军发现了，而且他们本着专业和负责任的态度对这个装置进行识别查证。我觉得重要的是，不管是捞还是捞，你刚才还说了什么拖？对，关键是中国海军呢本着负责任和专业的态度。 चीन ने कहा है कि अमेरिकी नौसेना का समुद्र के भीतर चलने वाला ये ड्रोन उसके समुद्र क्षेत्र में जासूसी की कोशिशों का हिस्सा है। चीन दक्षिण चीन सागर में अमेरिका की गतिविधियों को लेकर लगातार संदेह जताता रहा है।
हालांकि इस मामले में चीन ने सीधे विवाद से बचने की कोशिश की है। फिलहाल अमेरिकी ड्रोन की वापसी जरूर हो गई है, लेकिन दक्षिण चीन सागर में रणनीतिक वर्चस्व की जंग खत्म होती नहीं दिख रही। जैगम मुर्तजा, राज्यसभा टीवी। दक्षिण चीन सागर पर विवाद दशकों पुराना है। चीन इस पर अपना दावा करता रहा है, तो सागर के आसपास बसे देश चीन के दावों पर सवाल उठाते रहे हैं। इस इलाके में कई छोटे द्वीप भी हैं जिन पर कई देश अपना अपना दावा करते हैं, लेकिन सबसे अहम यहाँ की व्यापारिक और सामरिक भौगोलिक स्थिति है, जिसकी वजह से अमेरिका जैसे दूर दराज के देश भी इस विवाद में कूदे हुए हैं। दक्षिणी चीन सागर चीन के दक्षिण में मौजूद एक सीमांत सागर है। ये प्रशांत महासागर का एक भाग है जो सिंगापुर से लेकर ताइवान की खाड़ी में लगभग 35 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस इलाके में मौजूद कई द्वीपों पर आसपास के देश अपनी अपनी संप्रभुता की दावेदारी करते रहे हैं, लेकिन विवाद चीन के दावे से बड़ा हो गया। साउथ चाइना सी में और चीन के चारों तरफ जितने टापू हैं, चाहे वो पार्सले के हों, स्प्रेटली के हों, वो उनको अपना समझते हैं और उनको ऐसा लगता है कि जैसे हम इस सारे क्षेत्र के बादशाह हैं। तो वो ये एक बादशाहत का एटीट्यूड है जो कि इम्पीरियल चाइना में हमने बहुत दिनों तक, फॉर सेंचुरीज देखा है। सदियों तक जो एटीट्यूड चीन का रहा है दुनिया की तरफ, वो अब वापस आ रहा है। दरअसल चीन ने 1940 के दशक में दक्षिण चीन सागर में मौजूद कई इलाकों को अपने मानचित्र में शामिल किया था। 1948 में चीन ने बाकायदा इसके लिए एक अलग से मानचित्र भी जारी किया। इसके बाद वो पूरे इलाके पर अपना दावा जताने लगा। वहां उसने सैनिक अड्डे बनाने शुरू कर दिए और बड़े पैमाने पर मछली पकड़ने का काम भी चल रहा था। हालांकि फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया और ब्रुनेई जैसे पड़ोसी देश उसके दावे को खारिज करते रहे हैं। फिलीपींस लेकर गया चीन को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में, परंतु और बहुत से ऐसे देश हैं आसियान में, जैसे वियतनाम हो गया, जैसे ब्रुनेई हो गया, जैसे इंडोनेशिया हो गया, जैसे मलेशिया हो गया। इन सबको भी बहुत दिक्कत है और बहुत ही विरोध वो कर रहे हैं चीन की, जो इसमें इतनी सरगर्मी हो रही है और इतनी जो हरकत वहाँ पर साउथ चाइना सी में कर रहा है, अपना आइलैंड्स को डेवलप कर रहा है ऐसे कामों से, और बहुत देशों को इसमें दिक्कत है। दक्षिण चीन सागर की भौगोलिक परिस्थिति को समझने के लिए इलाके के मानचित्र को देखते हैं। दरअसल ये वो इलाका है जिस पर चीन अपना दावा कर रहा है, जबकि फिलीपींस चीन के दावे को खारिज करते हुए इस इलाके को अपने अधिकार क्षेत्र में बताता है। चीन ने तमाम दावों को नजरअंदाज करते हुए बीते सालों में यहाँ कई कृत्रिम द्वीप भी बना डाले हैं। इन द्वीपों पर चीन नियमित तौर पर युद्ध अभ्यास भी करता है। इस तरह ये पूरा क्षेत्र विवादों में आ गया है। इसके अलावा स्प्राटली द्वीप समूह पर भी चीन का दावा विवादास्पद है। ये द्वीप समूह दक्षिण चीन सागर में विवाद का मुख्य बिंदु है। चीन के मुताबिक दूसरे विश्व युद्ध के बाद द्वीप समूह को जापान से फिर से हासिल किया गया था और 1970 तक इस पर कोई दावेदार नहीं था। ये इंटरनेशनल वाटर्स हैं जहाँ की दुनिया का करीब 60% ट्रेड, वाणिज्य वहाँ से क्रॉस करता है। भारत का ही देख लिया जाए तो करीब 50% हमारी जो ट्रेड है, आयात निर्यात वहाँ से होकर आता है। तो पूरी दुनिया ये कह रही है जो इसमें फ्रीडम ऑफ नेविगेशन होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ फ्लाइट होनी चाहिए, और ये किसी एक देश का नहीं है। दरअसल लॉ ऑफ द सी नाम की संयुक्त राष्ट्र की संधि के मुताबिक समुद्र में डूबे किसी ढांचे यानी चट्टानों पर स्वतंत्र तट के रूप में दावा नहीं किया जा सकता और न ही इन पर बना कोई ढांचा ही इन्हें कब्जे में तब्दील कर सकता है। 1973 से 1982 के बीच कई दौर की बातचीत के बाद 10 दिसंबर 1982 को लॉ ऑफ द सी पर कई देशों ने हस्ताक्षर किए। इस संधि में चीन भी शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय नियमों के मुताबिक प्राकृतिक टापू पर मालिकाना हक वाला कोई देश इसके 12 नॉटिकल माइल दूर तक हवा और समुद्र में अपना दावा कर सकता है, लेकिन किसी कृत्रिम ढांचे पर यह लागू नहीं होता। चीन पर आरोप है कि वो कृत्रिम टापू बनाकर उन पर अपना दावा कर रहा है। हालांकि चीन के अपने दावे हैं। चीन के मुताबिक दक्षिण चीन सागर से उसके नागरिकों के 2000 साल पुराने संबंध हैं। चीन कहता आया है कि ये एक ऐसा इलाका था जहां सिर्फ चीनी नागरिक ही व्यापार करते थे, लिहाजा उसका यहाँ स्वाभाविक हक है।
कुछ साल पहले से उसने ये कहना प्रारंभ कर दिया है, जो ये पूरे 2000 किलोमीटर नीचे तक जो भी ये सी है, ये हमारे ऐतिहासिक तौर से हमारे कब्जे में रही है। अभी वहाँ पर वो आर्टिफिशियल टापू बना रहे हैं, आइलैंड बना रहे हैं, वहाँ पर वो अपनी मिलिट्री बेसेस बना रहे हैं उसके ऊपर अपना कब्जा करने के लिए। परंतु अगर अभी देखा जाए तो किसी का ऐसा कब्जा नहीं है, वो इंटरनेशनल वाटर्स है जैसे इंडियन ओशन में है। हालांकि वो मुक्त नेविगेशन यानी जहाजों की आवाजाही की गारंटी देने को भी तैयार है। चीन अपने स्तर पर आसियान देशों के साथ इन विवादों को सुलझाना चाहता है और अमेरिका को इससे दूर रखना चाहता है। चीन ने आसियान देशों के दक्षिण चीन सागर में बर्ताव की घोषणा पर पहले ही दस्तखत किए हुए हैं, जिसमें मुद्दे के शांतिपूर्ण हल के लिए शर्तें तय की गई हैं। लेकिन अमेरिका और चीन दोनों एक दूसरे पर इलाके का सैन्यकरण बढ़ाने का आरोप लगाते रहे हैं। इस इलाके की एक और खासियत है, आधा वैश्विक व्यापार दक्षिण चीन सागर से ही होता है। माना जाता है कि इस रास्ते सालाना 500 अरब डॉलर यानी करीब 33,660 अरब रुपयों का व्यापार होता है। यही वजह है कि रणनीतिक, सामरिक और आर्थिक तौर पर यह इलाका कई देशों के लिए महत्वपूर्ण है। विवाद के बाद से ही अमेरिकी पोतों ने भी इलाके में गश्त बढ़ा दी है। दक्षिण चीन सागर दुनिया का अहम व्यापारिक मार्ग है और यहाँ भरपूर मात्रा में तेल, गैस और खनिज होने के संकेत भी मिले हैं। नवविक्रम सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दक्षिण चीन सागर विवाद को समझने के बाद आइए अब देखते हैं कि कब कब इस इलाके में विवाद बढ़ा और उसके बाद दक्षिण चीन सागर की गुत्थियां कैसे और उलझती गईं। दक्षिण चीन सागर का विवाद आज से नहीं चल रहा। जमाने से इस इलाके पर चीन, दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के बीच तकरार जारी है। 1947 में चीन ने अंग्रेजों के यू आकार का नक्शा जारी किया। इसमें 11 बिंदु अंकित थे। 1953 में चीन ने टोनकिन की खाड़ी समेत एक और इलाके को नक्शे से हटा दिया। इसके बाद इस नक्शे में 9 बिंदु बच गए, लेकिन फिर भी नक्शे में मलेशिया, फिलीपींस और वियतनाम जैसे देशों की सीमा से सटे इलाकों पर भी शामिल रहे। इसके बाद इन मुल्कों के बीच जो विवाद का सिलसिला शुरू हुआ वो आज तक जारी है। 1982 में बने समुद्री सीमा पर संयुक्त राष्ट्र के समझौतों के आधार पर फिलीपींस ने चीन के अधिकार को 1994 में चुनौती दी। इसके तहत दोनों देशों के बीच व्यापक सहमति बनी, लेकिन 1995 में चीन ने विवादित मिस्चीफ टापू पर अधिकार जमा लिया। फिलीपींस ने इसके खिलाफ आसियान में आवाज उठाई। 1997 में फिलीपींस की नौसेना ने स्कारबोरो टापू में चीनी बोट को आने से रोक दिया, तो चीन ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई। फिलीपींस ने इस इलाके में कई बार चीनी मछुआरों को गैर कानूनी तरीके से मछली पकड़ने के आरोप में गिरफ्तार किया। चीन की सीमा से 1000 किलोमीटर दूर बसे इस निर्जन टापू को लेकर दोनों देश एक बार फिर आमने सामने आ गए। 2009 में चीन ने 9 बिंदुओं वाला नक्शा संयुक्त राष्ट्र को सौंपा। चीन ने ये कदम वियतनाम, फिलीपींस और मलेशिया के संयुक्त राष्ट्र को सौंपे गए आवेदन के बाद उठाया। 2011 में चीनी पेट्रोल बोट्स जब स्पार्टली द्वीप के पास तेल की तलाश कर रहा था, तो फिलीपींस ने इसके खिलाफ कूटनीतिक विरोध दर्ज किया। 2012 में चीन ने स्कारबोरो टापू पर मजबूती से अधिकार जमा लिया। इसके बाद 2013 में फिलीपींस इस मामले को लेकर स्थायी मध्यस्थता अदालत में ले गया। 2014 में चीन ने साफ किया कि ये मामला ट्राइब्यूनल के न्याय क्षेत्र में नहीं आता, लिहाजा चीन ने अदालत की कार्रवाई में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। 2014 में ही फिलीपींस सरकार ने चीनी राजदूत को तलब किया। फिलीपींस ने आरोप लगाया कि उनके मछुआरों पर चीनी नौसेना ने हमला किया। 2015 में अंतर्राष्ट्रीय ट्राइब्यूनल ने यह दावा किया कि फिलीपींस ने जिन 15 बिंदुओं को कोर्ट में चुनौती दी है, उनमें से 7 उनके न्याय क्षेत्र के अधीन हैं। चीन ने इसे मानने से इनकार कर दिया। 12 जुलाई 2016 को ट्राइब्यूनल ने फैसले को सुनाया कि चीन का इस इलाके पर ऐतिहासिक रूप से कोई भी अधिकार नहीं है। इसके बाद से अब तक दक्षिण चीन सागर को लेकर तकरार जारी है। भूसामरिक लिहाज से इस इलाके की अहमियत को देखते हुए दुनिया भर की निगाहें इस पर टिकी हैं और यही वजह है कि रूस समेत अमेरिका पिछले कुछ महीनों से लगातार दक्षिण चीन सागर में अपनी मौजूदगी
दर्ज करवाता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दक्षिण चीन सागर को लेकर विवाद यूं तो दशकों से जारी है, लेकिन पिछले एक साल से ये और गहरा गया है। दुनिया भर की तमाम ताकतें इसमें रुचि ले रही हैं, लेकिन ये इलाका भारत के लिहाज से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। सितंबर में जब आसियान का 28वीं और 29वीं साझा बैठक हुई थी, तो उसमें भी ये मुद्दा जोर शोर से उठा था। भारत ने भी उस वक्त दक्षिण चीन सागर को लेकर अपने विचार सामने रखे थे। ये तस्वीरें हैं लाओस में हुए 28वीं और 29वीं आसियान शिखर सम्मेलन की। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के फैसले के बाद दक्षिण पूर्वी एशियाई मुल्कों का ये पहला बड़ा सम्मेलन था और इसमें दक्षिण चीन सागर का मुद्दा छाया रहा। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी पक्षों से 1982 के संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून समझौते का सम्मान करने की अपील की। उन्होंने कहा था कि भारत दक्षिण चीन सागर में नौवहन की स्वतंत्रता का समर्थन करता है। मुद्दे के समाधान के लिए धमकी और ताकत के इस्तेमाल से शांति और स्थिरता पर असर पड़ेगा। असल में पूरे विवाद की ताजा शुरुआत तब हुई जब अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने दक्षिण चीन सागर पर चीन के दावे को खारिज कर फैसला फिलीपींस के पक्ष में सुनाया, लेकिन फौरन बाद चीन ने अदालत के फैसले को मानने से इनकार कर दिया। इंटरनेशनल लॉ के अंतर्गत ये नहीं, कोई इनके पास कोई अंतर्राष्ट्रीय सेना तो है नहीं जो अगर कोई देश नहीं मानता है तो आप सेना उधर अपनी भेज दीजिएगा और उनसे कहिए जो आपको ये वाला फैसला मानना ही होगा। तो इसीलिए इसकी बहुत महत्व है जो उन्होंने दिया है, ये डिसीजन जो दिया है, वर्डिक्ट जो दिया है। परंतु इसके बाद इसको कैसे कार्यान्वित किया जाए ये दोनों देशों को बातचीत करके करना होगा। इसके बाद वहां कई गतिविधियों ने अंतर्राष्ट्रीय जगत का ध्यान खींचा। चीन और रूस ने यहां साझा सैन्य युद्धाभ्यास किया तो भारत समेत दुनिया के कई मुल्कों ने इस पर आपत्ति जताई, लेकिन आसियान ने आधिकारिक तौर पर दक्षिण चीन सागर को लेकर किसी का भी पक्ष लेने से इनकार कर दिया। Both China and United States are among the most important partners of ASEAN, and ASEAN does not want having to choose between those important partners of ASEAN. असल में भारत पूरे घटनाक्रम पर पैनी नजर रखा हुआ है और यहाँ किसी भी तरह की गतिविधि को लेकर वो हमेशा सतर्क रहता है। ये इलाका भारत के लिए भी काफी अहम है। दरअसल भारत का 55% समुद्री कारोबार इस इलाके से गुजरता है। जानकार मानते हैं कि इस इलाके पर अगर चीन का दबदबा बढ़ा तो उसका असर भारत पर भी पड़ेगा। यही वजह है कि दक्षिण चीन सागर विवाद को भारत हमेशा से बातचीत के जरिए सुलझाने के पक्ष में रहा है। तो रूस से लेकर के और भारतीय महासागर तक के बीच की एक बड़ी ज़बरदस्त ये कड़ी है और वहाँ पर जो जहाज़ी आवागमन है उसकी स्वतंत्रता में भारत की बड़ी भूमिका है और भारत के जो हित हैं वो उसमें पूर्ण रूप से सन्निहित हैं। दक्षिण चीन सागर में भारत का रुख चीन के साथ राजनीतिक और सामरिक संतुलन के लिए जरूरी है। जानकार मानते हैं कि अगर चीन इस इलाके में मनमानी करने में कामयाब हुआ तो इसके बाद उसका दखल हिंद महासागर में भी बढ़ सकता है, जो भारत के हित में नहीं होगा। यही वजह है कि भारत लगातार दक्षिण पूर्वी एशियाई मुल्कों के साथ द्विपक्षीय रिश्तों पर जोर दे रहा है। बीते दिनों जब हांगझाऊ में G20 सम्मेलन का आयोजन हुआ तो इसमें हिस्सेदारी लेने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वियतनाम की राजधानी हनोई में ठहरे। संदेश साफ था, वो दक्षिण चीन सागर से सटे सभी देशों के साथ संबंध को द्विपक्षीय स्तर पर मजबूत रखना चाहते हैं। इसके अलावा लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट पर दस्तखत करते हुए भारत और अमेरिका ने दक्षिण चीन सागर में मुक्त नौवाहन पर जोर दिया। तेल है, गैस है और भी बहुत भिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ हैं वहाँ पर।
दूसरा वहाँ पर फिशरीज़ का बहुत ज़्यादा स्टॉक है, रिजर्व्स है, तो इकोनॉमिकली बहुत ही वो इम्पोर्टेंट हो जाता है आर्थिक दृष्टि से। और जैसे मैंने कहा, करीब 60% दुनिया की ख़रीद फरोख्त जो ट्रेड है वो वहाँ से गुज़रता है। तो इसीलिए जिसका इसके ऊपर कब्ज़ा होगा उसके हाथ में बहुत ज़्यादा ताकत आएगी। असल में सागर में गैस और तेल का बड़ा भंडार है। वियतनाम ने वहां तेल तलाशी के ठेके भारत को दिए हैं। इन अनुबंधों पर चीन खुली नाराजगी जता चुका है। कुछ समय पहले उसने कहा था कि भारत वियतनामी खंडों में तेल खुदाई से बाज आए ताकि दक्षिण चीन सागर में शांति एवं स्थिरता बनी रहे। साफ है, उस क्षेत्र में भारत की मौजूदगी चीन को पसंद नहीं है। ऐसे में भारत भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के आधार पर इलाके में कूटनीतिक बढ़त हासिल करने की कोशिश में जुटा है। मोहम्मद फातेह टीपू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और चीन ने भले ही अमेरिका का अंडर वाटर ड्रोन लौटा दिया हो, लेकिन इससे इलाके में शांति कायम होना अभी दूर की कौड़ी लगता है। हाल ही में अमेरिका ने दावा किया कि चीन ने कृत्रिम द्वीपों में हथियार जमा करने शुरू कर दिए हैं। चीन ने इसे आत्मरक्षा बताया तो पड़ोसी देशों में चिंताएं बढ़ गई। 12 जुलाई को हेग की अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने जब दक्षिण चीन सागर पर चीन के कब्जे को खारिज कर दिया, तब से ही इलाके में विवाद गहराया हुआ है। दरअसल चीन ने अंतर्राष्ट्रीय अदालत के फैसले को मानने से ही इनकार कर दिया। अमेरिका को ये बात नागवार गुजरी और चीन के कब्जे वाले टापुओं पर ऐतराज बढ़ गया। खबरें आई कि अमेरिका के टोही विमान चीन के नकली टापुओं की जासूसी कर रहे हैं। चीन ने दावा किया कि अमेरिका दोबारा अपने टोही विमान इन टापुओं पर भेज सकता है और उसने एंटी एयरक्राफ्ट गन की तैनाती शुरू कर दी। एक कदम आगे बढ़ाते हुए चीन ने दक्षिण चीन सागर के विवादित कृत्रिम द्वीपों में हथियार भी जमा करने शुरू कर दिए। हाल ही में अमेरिकी थिंक टैंक से जुड़े एशिया मैरीटाइम इनिशिएटिव यानी AMTI ने दावा किया कि चीन ने इन द्वीपों पर विमान भेदी और मिसाइल भेदी प्रणालियां तैनात कर दी हैं। इससे पड़ोसी देशों में भी चिंताएं बढ़ गईं। चीन ने इन द्वीपों पर हवाई पट्टियां भी बना दी हैं। हालांकि चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये सभी तैनातियां और निर्माण कानूनी तौर पर सही हैं और ये आत्मरक्षा के लिए बनाए गए हैं। लेकिन चीन ने यह भी साफ किया कि अगर किसी देश ने यहाँ ताकत आजमाने की कोशिश की तो उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। उधर अमेरिका की तरफ से भी कुछ ऐसा ही बयान आया। अमेरिका की प्रशांत महासागर कमान के प्रमुख एडमिरल हैरी हैरिस ने हाल ही में बयान दिया कि अमेरिका विवादित जल क्षेत्र में चीन से किसी भी तरह के मुकाबले के लिए तैयार है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने कृत्रिम द्वीपों पर कितने फौजी ठिकाने बना लिए हैं। दक्षिण चीन सागर और इसके कुछ द्वीपों पर फिलीपींस, मलेशिया, ताइवान, वियतनाम भी दावा करते हैं। लिहाजा शक्ति प्रदर्शन का अखाड़ा बन चुके इस पूरे इलाके में खेमेबाजी भी जारी है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वियतनाम को पूरा समर्थन जारी रखने का भरोसा दिया। वियतनाम के प्रधानमंत्री गुएन शुआन फुक ने ट्रंप से फोन पर बात की और अमेरिका का नया राष्ट्रपति बनने पर उन्हें बधाई दी। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 30 साल के अमेरिका वियतनाम युद्ध के बाद अमेरिका को हार का मुंह देखना पड़ा था और तब से ही दोनों के रिश्तों में खटास थी। ट्रंप ने पुरानी परंपरा तोड़ते हुए सीधे ताइवानी राष्ट्रपति से भी फोन पर बातचीत की, जबकि 1979 से अमेरिका ने ताइवान के साथ कोई कूटनीतिक रिश्ता नहीं रखा है। लेकिन चीन के खिलाफ लामबंदी में अमेरिकी खेमे में दिख रहे फिलीपींस ने अब चीन का दामन थाम लिया है। 17 दिसंबर को फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्ते ने कहा कि फिलीपींस चीन से दक्षिण चीन सागर मामले पर लड़ाई नहीं लड़ेगा। बदले में चीन ने भी फिलीपींस के साथ सौहार्दपूर्ण माहौल में विवाद निपटाने की बात कही। चीन और अमेरिका के बीच तकरार बढ़ने का एक और कारण डोनाल्ड ट्रंप का वो रुख भी है जिसमें उन्होंने डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए वन चाइना पॉलिसी की नीति पर ही सवाल खड़ा कर दिया। दरअसल दशकों से चले आ रहे अमेरिका और चीन के संबंधों की बुनियाद इसी नीति पर टिकी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो ये था आज का विशेष। नमस्कार।